Hello students, I'm here with the geography next topic nature, vegetation and wildlife. So today I'm going to explain you how the climatic factors responsible for the diversity of flora and fauna in India. So first of all, let me discuss about temperature. The character and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in the air, precipitation and soil. अगर हम बात करें वेजिटेशन के मामले में तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनका जो ग्रोन अप होता है वह टम्परेचर से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि टम्परेचर एयर की ह्यूमिडिटी को डिसाइड करता है। अगर टम्परेचर कम है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, अगर टम्परेचर अधिक है तो ह्यूमिडिटी कम होती है। वैसे ही प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल को भी ये प्रभावित करता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को भी प्रभावित करता है। तो इस तरीके से टम्परेचर एयर की ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और ये तीनों चीज़ें किसी भी एरिया की वेजिटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। On the slopes of Himalayas and the hills of Peninsula above the height of 1915 meters, the falls in temperature affect the types of vegetation and its growth, and it change it from tropical to subtropical, temperate and alpine vegetation. अगर हम बात करें अगर हम देखते हैं कि 1915 मीटर से ऊपर हिमालय रीजन में अगर जाएं या पेनिनसुला पार्ट के भागों में जाएं और 1915 मीटर से अगर ऊपर की हाइट पे जाती हैं तो टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। निचली एरिया में तो हमको वेजिटेशन दिखाई पड़ती हैं, बट धीरे धीरे ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे तो वह अल्पाइन में बदल जाती हैं। अल्पाइन वेजिटेशन की खासियत ये होती है कि वे वेजिटेशन घास फूस में होती हैं, काई नुमा होती हैं या बहुत ही छोटे छोटे पेड़ पौधों के रूप में वो दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरीके से टेम्परेचर एयर की ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल को प्रभावित करता है और जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ की वेजिटेशन अल्पाइन टाइप की होती है, जहाँ पे वेजिटेशन हायर होते हैं वहाँ पे अच्छी खासी हमको वेजिटेशन दिखाई पड़ती हैं। तो ये बात हुई हमारी टेम्परेचर की। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर की अकॉर्डिंग वेजिटेशन जोन डिसाइड किए गए हैं। तो अब हम इन वेजिटेशन जोन्स को पढ़ते हैं। वेजिटेशन जोन्स हमारे 4 प्रकार के हैं: ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन। ये हमारे 4 प्रकार के वेजिटेशन जोन डिसाइड किए गए हैं। अब इनमें किस प्रकार के टेम्परेचर होते हैं, एनुअल टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, जनवरी मंथ का टेम्परेचर कैसा होता है, उनके बेसिस पे यह वेजिटेशन जोन बनाई गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन को। जिन एरिया में 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा एनुअल टेम्परेचर रहता है और जनवरी मंथ में 18 डिग्री से भी ज़्यादा आपका टेम्परेचर रहता हो, तो ऐसी एरिया को ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन डिक्लेयर किया गया है। और इन एरिया में किसी भी तरीके का फ्रॉस्ट नहीं पड़ता है। फ्रॉस्ट का मतलब आपके पाला, ठंडी हवाएं, इस टाइप की चीज़ों की बात करता है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन में दिखाई नहीं पड़ती हैं। दूसरा वेजिटेशन जोन होता है सब ट्रॉपिकल। इसमें एनुअल टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जनवरी मंथ में यह टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और कभी कभार इन एरियाज़ में
फ्रॉस्ट बहुत ही रेयरली हमको दिखाई पड़ते हैं, ऑल टाइम तो नहीं, बट कभी कभार हमको फ्रॉस्ट या पाला कोहरा जैसी सिचुएशन दिखाई पड़ती हैं। तीसरी कंडीशन जो हमारी बनती है वेजिटेशन जोन की, वह है टेम्परेट। टेम्परेट की अगर बात की जाए तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का एनुअल टेम्परेचर रहता है, और जनवरी मंथ में -1 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये पाई जाती हैं। और यहाँ पर फ्रॉस्ट के साथ साथ स्नोफॉल्स भी देखने को मिलती हैं। चौथी और लास्ट जो वेजिटेशन जोन बनाई गई है वह है अल्पाइन वेजिटेशन जोन। जब एनुअल टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है और जनवरी मंथ का टेम्परेचर -1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम पाया जाता है, तो वहाँ पर अल्पाइन टाइप का वेजिटेशन दिखाई पड़ता है और यहाँ पर स्नोफॉल बड़े पैमाने पे दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर देख सकते हैं कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम वेजिटेशन के अलग अलग टाइप्स देख सकते हैं, उनको हम जोन वाइज डिसाइड करके उनकी स्टडी की जा सकती है। अगली चीज़ जो हमारी है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब होता है सनलाइट। किसी एरिया में सनलाइट कितना रिसीव होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वेजिटेशन भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। अब ये जो सनलाइट होती हैं इनकी रिसीविंग अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग जगहें लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग अलग होती हैं, एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग भी डिफरेंस हो सकता है, सीजन में भी हमको सनलाइट कम या अधिक रिसीव हो सकती हैं, दिन कितना लंबा है कितना छोटा है उसके अकॉर्डिंग भी सनलाइट की रिसीविंग डिसाइड होती है। और जब सनलाइट ज़्यादा होती है तो उस समय ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोन अप होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब लॉन्गर सनलाइट ड्यूरेशन पाई जाएगी तो ट्रीज अच्छी ग्रोन अप हो सकती हैं। अगली चीज़ होती है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। तो इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में जून से सितंबर के मंथ में ही साउथ वेस्ट मानसून एक्टिवेट होता है, एडवांस होता है और रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा रिट्रीटिंग नॉर्थ वेस्ट मानसून से भी थोड़ी बहुत बारिश दिखाई पड़ती है। लेकिन एक चीज़ हमको ये ध्यान देना है कि जहाँ पे भी हैवी रेनफॉल होती है वहाँ का वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, घना पाया जाता है, और जबकि लेस रेनफॉल में वेजिटेशन या तो होती ही नहीं है या फिर बहुत ही हल्की फुल्की हमको दिखाई पड़ती है। अब ये हमारे कुछ थे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स जिनके बारे में हमने बात की। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स को जानना हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, इंडिया का फॉरेस्ट सिस्टम कैसा है। तो इनके बारे में अब हम लोग बातचीत करते हैं कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये हमारे लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट होते हैं। Forests are renewable resources and play a major role in enhancing the quality of environment। कि जो फॉरेस्ट होते हैं ये रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं और इन्वायरमेंट की या हम कहें कि अपने पर्यावरण की क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाने में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कि लोकल क्लाइमेट यानी किसी स्थान का जो क्लाइमेट होता है उसमें वो बेहतर रिस्पॉन्स देते हैं। कंट्रोल सॉइल एरोजन, कि जो मृदा का क्षरण है, जो सॉइल एरोज होती हैं, कट करके इधर उधर बिखर जाती हैं, हट जाती हैं, उसकी टॉप मोस्ट लेयर ख़राब हो जाती है, तो उनको कंट्रोल करने में भी फॉरेस्ट हेल्पफुल होते हैं। रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, नदियों के बहाव को भी फॉरेस्ट रोकते हैं, उनको रेगुलेट करती हैं। सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो फॉरेस्ट के रॉ मटेरियल का प्रयोग करती हैं और उनके ऊपर डिपेंड होती हैं। प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज़,
बहुत सारी ऐसी ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं जो जंगलों के प्रोडक्ट पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर होती हैं। एंड अदर पैनोरामिक आर सैनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन। और आप देखते होंगे कि बहुत सारे वीडियो शूट, फिल्म शूट होते हैं, उनमें भी फॉरेस्ट का एक अपना ही रोल देखने को मिलता है। इसके अलावा दे कंट्रोल वाइंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेनफॉल। फॉरेस्ट इनके अलावा वाइंड फोर्सेस जो हवाएं चलती हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और रेनफॉल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। ये सॉइल में ह्यूमस की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां गिर जाती हैं और वो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाती हैं, तो वह एक ह्यूमस बना देती हैं। जो जीव मर जाते हैं जंगलों के, या उनके जो बचे खुचे जो पदार्थ रहते हैं, तो वो भी सड़ गल के मिट्टी में मिलते हैं, तो वह ह्यूमस को ही आपकी सॉइल में ह्यूमस को रिच करते हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट होते हैं ये वाइल्ड लाइफ के लिए एक शेल्टर हैबिटेट के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors, such as the growing demand for cultivated land. कहने का मतलब क्या कि इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है वह अब धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कल्टिवेटेड लैंड की डिमांड, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो उनको फूड की रिक्वायरमेंट होगी और फूड को प्रोड्यूस करने के लिए लैंड मासेस की ज़रूरत होगी। इसलिए फॉरेस्ट को कट करके उनको हम कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। इसलिए भी आपके नेचुरल वेजिटेशन डिस्टर्ब हो रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इनके ऊपर डिपेंड होती हैं, जैसे वुडलैंड्स हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो भी उनके डेवलपमेंट्स में भी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए पेड़ पौधों की ज़रूरत लैंड मासेस की ज़रूरत पड़ती है, तो लैंड मासेस के लिए बहुत सारे पेड़ पौधों को काट दिए जाते हैं, फॉरेस्ट डिस्टर्ब किए जाते हैं। माइनिंग के लिए भी फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है, शहर बसाने के लिए भी फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से पास्चर डिस्टर्ब हो रहे हैं। पास्चर का मतलब होता है वह ज़मीनें जहाँ पर घास फूस पाई जाती हैं और उनका प्रयोग एनिमल्स को ग्रेस कराने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता हो, उनको चराने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। तो उन चारागाह पे ओवर ग्रेजिंग, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा उस पर ग्रेजिंग होने की वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। सॉरी। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े पैमाने पे प्रभावित होता है। अगली चीज़ जो हमको देखना है कि द वेजिटेशन कवर्स ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट इज़ नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया के बहुत बड़ी पार्ट पे आज की डेट में रियल सेंस में नेचुरल वेजिटेशन अब नहीं रह गई है, कुछ एरियाज़ को छोड़ करके। जैसे हिमालय रेंज है जहाँ पे लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो वो हमारे नेचुरली पड़े हुए हैं। जो सेंट्रल एशिया के जो हिली रीजन्स हैं वहाँ पर नहीं कोई जा पा रहा है, तो वह भी इनएक्सेसिबल होने की वजह से भी अभी भी नेचुरल पड़ा हुआ है। मरुस्थलों में जो पाई जाने वाली वेजिटेशन है जहाँ पे लोग नहीं जा पाते हैं, वहाँ पे भी नेचुरली वो चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन मैक्सिमम पार्ट में इन एरियाज़ की वेजिटेशन को बड़े पैमाने पे मॉडिफाई करके, उनको रिप्लेस करके या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा उनको डिग्रेड करके ख़राब कर दिया गया है। तो इट्स ऑल अबाउट the natural vegetation in India. So tomorrow we will try to understand about the types of vegetation. See you all.